नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ में हूं नलिनी पांडे। अभी 4 दिन पहले जालौन में खाकी पर हमला हुआ था। 2 बदमाशों ने रात के अंधेरे में कायराना हरकत की थी और साथ ही पुलिस कांस्टेबल भेदजीत की निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी। अब दोनों ही बदमाश कल्लू और रमेश पुलिस के एनकाउंटर में ढेर कर दिए गए हैं। आज दोपहर के वक्त में पुलिस ने दोनों को पकड़ने का जाल बिछाया। दोनों से सरेंडर के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने पुलिस पर ओपन फायर कर दिया और जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाश ढेर हो गए। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी में खाकी पर हमला करने वाले ढेर, एनकाउंटर में मारे गए सिपाही के हत्यारे, सिपाही भेदजीत के मर्डर का बदला पूरा। मिट्टी में मिल गए रमेश और कल्लू। यूपी पुलिस ने सिपाही भेदजीत की हत्या करने वाले दोनों बदमाशों को ढूंढ निकालकर मार गिराया। बदमाशों को उनके गुनाह की सजा मिली और इस तरह से पुलिस ने दोनों बदमाश रमेश और कल्लू को मिट्टी में मिला दिया। मथुरा के रहने वाले सिपाही भेदजीत की हत्या करने के बाद बदमाश भागे भागे फिर रहे थे, लेकिन यूपी पुलिस ने उन्हें ज्यादा दिनों की मोहलत नहीं दी। घटना के 4 दिन बाद ही दोनों का सुराग हाथ लगते ही पुलिस ने जालौन में दबिश दी, जिसके बाद दोनों का एनकाउंटर हो गया। पुलिस के मुताबिक मुखबिरी थी कि उरई के फैक्ट्री एरिया में रमेश और कल्लू आने वाले हैं। पुलिस टीम ने अपनी पोजीशन ले ली। पूरे इलाके को घेर लिया गया। बदमाशों का बचकर निकल पाना नामुमकिन हो गया था। पुलिस को दोनों की सही लोकेशन मिल गई, जिसके बाद दोनों से पुलिस का आमना सामना हो गया। पुलिस ने दोनों को सरेंडर करने को कहा, लेकिन बदमाशों के इरादे कुछ और ही थे। वो फायरिंग करके भागना चाह रहे थे और दोनों ने किया भी वही। पुलिस पर बंदूक तानते हुए दनादन फायरिंग कर दी। बदमाशों की फायरिंग से बचने के लिए पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और दोनों को टारगेट पर लिया। गोली लगने से रमेश और कल्लू बुरी तरह छलनी हो गए। बाद में आनंद फानन में पुलिस दोनों को अस्पताल ले गई, जहां दोनों ने ही दम तोड़ दिया। घटना में उरई एसएचओ के भी घायल होने की खबर है। दोनों बदमाश उरई के ही रहने वाले थे, लेकिन जुर्म की दुनिया में दोनों का नाम काफी बड़ा था। पुलिस के मुताबिक दोनों पहले भी कई वारदातों में शामिल रह चुके हैं। पुलिसकर्मी पर हमला करके उसे मौत के घाट उतारा गया और उसके बाद दोनों आरोपी फरार हो गए, जो आज मुठभेड़ में मारे गए। एडीजी आलोक सिंह के नेतृत्व में टीम ने घेराबंदी करके उन पर हमला किया। क्या ये मामला है, जानने के लिए आलोक सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, कैसे उन तक पहुंचे और क्या है? देखिए, जिस दिन ये 10 तारीख को घटना हुई थी, तभी तत्काल मैं मौके पर गया था और इसमें हमने अपनी जितनी भी दक्ष टीम है, जो प्रोफेशनली बहुत कैपेबल टीम्स हैं, उनको लगाया गया था। तमाम तरह के फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को गैदर किया गया और लगातार हम लोगों को अपराधियों के बारे में सूचना मिल रही थी कि कौन से अपराधी इसमें शामिल हो सकते हैं। आज इसी सूचना पर क्षेत्राधिकारी नगर और उनकी टीम, इंस्पेक्टर उरई, ये सब इंडस्ट्रियल एरिया चौकी क्षेत्र में गए और बदमाशों को उन्होंने वहाँ पर सरेंडर करने की कोशिश की, लेकिन बदमाशों द्वारा उनके ऊपर वेपन से फायर किया गया और पुलिस ने आत्मरक्षा फायरिंग की, जिसमें दोनों बदमाश घायल हुए और उनको दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ मुझे एसपी जालौन ने बताया कि उनकी मृत्यु हो गई है। ये बदमाश जो है हमारे शहीद कांस्टेबल भेदजीत सिंह की हत्या में शामिल थे। यूपी में खाकी का खून बहाया तो मिट्टी में मिलना तय है, और यही एक भारी गलती बदमाशों से हो गई। सिपाही भेदजीत का मर्डर करने के बाद बदमाशों के जहन से ये बात उतर गई और यही गलती उनकी जिंदगी पर भारी पड़ गई। अब बताते हैं सिपाही भेदजीत सिंह के साथ वारदात कैसे हुई थी। तारीख 10 मई, वक्त रात करीब 1:30 बजे, जगह उरई हाईवे। जालौन जिले की उरई तहसील में रात के वक्त पुलिस की टीम पेट्रोलिंग कर रही थी। भेदजीत उरई कोतवाली की हाईवे पुलिस चौकी पर ड्यूटी कर रहे थे। उसी वक्त हाईवे से 2 बदमाश बाइक से जा रहे होते हैं, जिसके बाद भेदजीत बदमाशों की तरफ टॉर्च दिखाते हैं, जिसके बाद दोनों भेदजीत पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। हालांकि उस वक्त भेदजीत को गोली नहीं लगती।
बदमाश मौके से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने फर्ज की खातिर भेदजीत अपनी बाइक लेकर दोनों बदमाशों का पीछा करते हैं। कुछ दूर आगे जाकर कांस्टेबल भेदजीत की दोनों बदमाशों से हाथापाई होती है। उन्होंने बदमाशों से डटकर सामना किया, लेकिन दोनों बदमाश उन पर हावी हो जाते हैं और किसी धारदार हथियार से हत्या करके शव को वहीं झाड़ियों में छोड़कर फरार हो जाते हैं। हाईवे में गोविंदम ढाबे के नजदीक इस वारदात को अंजाम दिया गया था। भेदजीत की हत्या के बाद पुलिस पहले फायरिंग से मौत की बात बताती है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सामने आता है कि कल्लू और रमेश ने नुकीले हथियार से उनकी हत्या की थी। उसके बाद शुरू होता है पुलिस के तफ्तीश का दौर। पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंचती है। फोरेंसिक एक्सपर्ट साक्ष्य जुटाते हैं। पुलिस की 4 टीमों को बदमाशों के पीछे लगा दिया गया था। जालौन पुलिस और एसओजी को आज एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बीते दिनों सिपाही की हत्या के मामले में 2 दुरांत अपराधी कल्लू और रमेश को आज राहिया पुरई कोतवाली क्षेत्र के राहिया के जंगलों में ढेर कर दिया है। मौके पे खड़े हैं, हम आपको दिखाना चाहेंगे। बाइक से भाग रहे दोनों बदमाशों को यहाँ पर एसओजी और सर्विलांस टीम ने घेर कर और मुठभेड़ के दौरान दोनों बदमाशों को यहाँ पर ढेर कर दिया है। यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि यहाँ से 20 कदम की दूरी पर कल्लू को व यहाँ पर रमेश को ढेर किया गया है। सिपाही भेदजीत की कुर्बानी बेकार नहीं गई। आइए आपको भेदजीत के बारे में भी बताते हैं। बचपन से उन पर देशभक्ति का जुनून था। देश के लिए वो कुछ बड़ा करना चाहते थे। पुलिस की नौकरी तो उन्होंने 2 साल पहले ही ज्वाइन की थी। देश की रक्षा के लिए कई सालों तक भारतीय सेना में अपनी ड्यूटी को बखूबी निभाया। साल 2018 में वो सेना से रिटायर हुए थे, लेकिन हमेशा देश सेवा की सोच मन में रखने वाले भेदजीत रिटायर होने के बाद भी घर में सुकून से नहीं बैठ पाए। पुलिस की भर्ती का पता चला तो उन्होंने झट से आवेदन कर दिया। जब पुलिस भर्ती का रिजल्ट आया तो उनका पुलिस में चयन हो गया। साल 2021 में वो पुलिस में भर्ती हुए थे। पुलिस की नौकरी लगने के बाद भेदजीत पुलिस ड्यूटी के लिए इतने समर्पित हो गए थे कि घर भी कम ही जाते थे। भेदजीत ने अपने बच्चों में भी देशभक्ति की भावना भर दी थी और दोनों बच्चों को सेना में भेजने की तमन्ना रखते थे। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी चाहत को अपनी आंखों से पूरा होते देखते, जालौन में अपने फर्ज पर न्यौछावर हो गए। भेदजीत के पार्थिव शरीर को उनके गांव ले जाया गया था, जहां मेरठ एडीजी आलोक सिंह भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। साल 2017 में जब से यूपी में योगी सरकार आई है, तभी से माफिया और अपराधियों की शामत आई है। यूपी में कानून से खिलवाड़ करना अपने लिए मुसीबत मोल लेना है। अपराधी कितना ही रसूख वाला क्यों ना हो, यूपी की पुलिस उसे शिकंजे में ले ही आती है। खुद यूपी के सीएम कई बार बड़े बड़े मंचों से अपराधी और माफियाओं को वार्निंग भी दे चुके हैं। कानून का यही खौफ बदमाशों पर हावी दिख रहा है। यूपी की पुलिस गुंडे बदमाशों को पाताल से भी ढूंढ लाती है। अगर किसी ने भी कानून से खेलने की कोशिश की तो पुलिस फिर उसे छोड़ती नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं अतीक और शाइस्ता के 5 बेटे हैं, जिसमें एक असद एनकाउंटर में ढेर हो चुका है। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि अतीक का छठा बेटा भी है, आरिफ MBA, लेकिन वो शाइस्ता का नहीं बल्कि उसकी कथित माशूका का है। खबर यह है कि अब वो छठा बेटा अतीक के अवैध साम्राज्य पर कब्जा जमाना चाहता है और यही वजह है कि अतीक के परिवार में जंग छिड़ी है प्रॉपर्टी को लेकर। क्या अतीक का छठा बेटा भी है? माशूका के बेटे को अतीक ने बनाया MBA। नाजायज बेटे के नाम अतीक ने कर दी थी संपत्ति। अतीक की अवैध संपत्ति का नया हिस्सेदार कौन? विदेश में अतीक के अवैध साम्राज्य पर छिड़ी जंग।
सूत्रों के हवाले से न्यूज 18 के पास एक्सक्लूसिव खबर यह है कि अब अतीक अहमद की जो विदेश में संपत्ति है उसको लेकर सद्दाम और आरिफ एमबीए के बीच जंग छिड़ गई है। अब सवाल यह है कि आखिर आरिफ एमबीए कौन है और अतीक की अवैध संपत्ति का छठा वारिस आरिफ एमबीए कैसे बना। सूत्रों के मुताबिक आरिफ एमबीए अतीक का नाजायज औलाद बताया जा रहा है। कथित माशूका शबाना का बेटा बताया जा रहा है। साबरमती जेल में अतीक से आरिफ एमबीए कई बार मिल चुका था। जेल से ही अतीक ने वसीयत आरिफ के नाम की थी और विदेश की कई संपत्तियों को अतीक ने आरिफ के नाम कर दिया था। अब खबर यह है कि अतीक के इस छठे बेटे ने विदेश में अतीक की अवैध संपत्ति पर अपनी दावेदारी ठोक दी है, जिसके बाद अशरफ के साले सद्दाम और आरिफ के बीच ठन गई है। चर्चा तो यहाँ तक की है कि दुबई की कई प्रॉपर्टी आरिफ एमबीए के नाम अतीक अहमद ने वसीयत कर दी है, लेकिन सद्दाम जो कि बरेली पुलिस ने उसके खिलाफ 1 लाख का इनाम घोषित किया है और जब अशरफ जेल में बंद था तो सद्दाम ही सभी काम संभालता था और वहां फ्लैट लेकर रहता भी था। तो सद्दाम और आरिफ के बीच अब एक तरह से जंग छिड़ गई है। लेकिन जिस तरह की चर्चाएं हैं कि अतीक अहमद ने अपनी संपत्ति को अपने प्रेमिका के बेटे आरिफ एमबीए को वसीयत कर दी है, इसके बाद सबसे बड़ा झटका शाइस्ता परवीन को लग सकता है, क्योंकि अतीक अहमद की जो काली कमाई है और जो उसने विदेशों में लगाई है वो उसके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि शबाना के बेटे आरिफ एमबीए को मिल सकती है। इस वक्त शाइस्ता परवीन फरार है, अशरफ का साला सद्दाम भी फरार है। आरिफ एमबीए कौन है इसकी अभी तस्वीर सामने नहीं आई है, लेकिन सूत्रों की माने तो संपत्ति का विवाद पुराना है। पहले भी अशरफ की पत्नी जैनब और शाइस्ता के बीच अनबन की खबरें सामने आ चुकी है। चूंकि अशरफ के जेल जाने के बाद उसका साला सद्दाम ही पूरा काम संभालता था। सद्दाम के जरिए ही अतीक ने दुबई में फ्लैट खरीदा था और इन्वेस्ट भी किया था, लेकिन आरिफ एमबीए का नाम सामने आने के बाद सद्दाम और शाइस्ता दोनों को डर है कि अगर वसीयत की बात सच निकली तो अतीक की सारी संपत्ति आरिफ के पास चली जाएगी और न तो शाइस्ता को कुछ मिलेगा और न ही अशरफ की पत्नी जैनब को। और यही वजह है कि अशरफ का साला सद्दाम आरिफ के आमने सामने है। इसके पीछे सद्दाम शामिल था और लगातार वो दुबई जाता रहता था और उसके साथ ही साथ उसने तमाम जगहों पर और बिजनेस में रुपए लगवाए थे। तो ऐसे में अब सद्दाम और आरिफ एमबीए के बीच जंग छिड़ती नजर आ रही है कि आखिर अतीक अहमद की जो विदेशों में प्रॉपर्टी है उसका असली हकदार कौन होगा, वो किसको मिलेगी। इस तरह की अटकलें तेज हो गई हैं। हालांकि शाइस्ता परवीन फरार है, उस पर 50,000 का इनाम घोषित है, लेकिन इस बीच जो खबर आ रही है अतीक अहमद के विदेशों में प्रॉपर्टी होने की, जो कि कस्टडी रिमांड पर लिए गए अतीक अहमद के वकील खान सौलत हनीफ ने बताया है, उसके बाद जांच एजेंसियां इस मामले की भी पड़ताल में जुट गई हैं। विदेश में अतीक के अवैध साम्राज्य का खुलासा उसका वकील खान सौलत हनीफ कस्टडी रिमांड के दौरान भी कर चुका है। सौलत हनीफ ने एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट कारोबारी का भी जिक्र किया था, जिसके जरिए अतीक सऊदी अरब में बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट कर रहा था। हनीफ ने बताया था कि उसने खुद इसके कागजात तैयार किए थे। फिलहाल जांच एजेंसियां तमाम पहलुओं की जांच कर रही है, लेकिन आरिफ एमबीए को अतीक की विदेशी संपत्ति न मिल जाए, इसलिए इस वक्त सद्दाम, शाइस्ता और जैनब की टेंशन बढ़ी हुई है। खान सौलत हनीफ ने कबूल किया था कि विदेशों की जो प्रॉपर्टी थे उसके भी कागजात वही तैयार करता था और ऐसे में जो जानकारी आई है कि विदेशों में अतीक अहमद की अकूत संपत्ति है, इसके साथ ही साथ बिजनेस में रुपए लगाए गए हैं, तो इस इनपुट के आधार पर तमाम जो जांच एजेंसियां हैं वो मामले की पड़ताल में जुट गई हैं। अब देखना यह है कि अतीक अहमद की जो विदेश में संपत्ति है इसका असली वारिस कौन होता है। कैमरा पर्सन सजीव शाह के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज 18 प्रयागराज। और आज